ये क्या कर रहे हैं, परेड दिखा करके अपनी शक्ति तो दिखाते हैं 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस संविधान की बात नहीं करते। किस तरह से ये खिलाफ है, 4 आदमी जो अरबपति बने, किस तरह भारत के संविधान का उल्लंघन है, चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे ये मौजूदा सरकार है। बाप भी नहीं बन सकता अगर सरकारों की अगर उनके पीछे हाथ ना हो। कौन जानता था अडानी को? आज दुनिया का नंबर 1 है। जब से सरकार आई है तब से लोग अडानी को जानने लग गए। मेरा हिस्सा कहां है भाई? मेरा भी रिजर्वेशन लागू करो, क्यों नहीं है? मेरे 22.5% हिस्सा चाहिए मेरे लोगों का, उसके अंबानी के उसमें भी चाहिए, भारत सरकार के उसमें भी चाहिए। जो संसद बना रहे हैं उस संसद में बाबा साहब के संविधान से पहली भारत की दलित मुख्यमंत्री शपथ लेगी। देश का संविधान नहीं पढ़ा, यह दुर्भाग्य की बात है। सरकारी कर्मचारियों ने नहीं पढ़ा, सरकारी अधिकारियों को नहीं पता संविधान में क्या लिखा हुआ है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र की बात चिल्ला रहे हैं मंचों पर कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और लोग मान रहे हैं क्योंकि उनको यह नहीं पता जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हो। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया, और आपको पता ही होगा कि इसको बनाने में करीब करीब 3 साल का समय लगा। लेकिन क्या आज भी हमारे देश में संविधान लागू है? क्या ये आरोप नहीं लगते हैं बार बार कि संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है? आज हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी बातचीत करने के लिए। अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या देश में संविधान लागू है अभी? देखिए, संविधान जिस स्तर पे लागू होना चाहिए था, पूरे फोर्स के साथ लागू होना चाहिए था, उस तरह से इस देश में किसी भी सरकार ने उसको लागू नहीं किया। और लगातार 26 जनवरी 1950 के बाद लगातार उसको तोड़ने की साजिश की गई, लगातार करती जाती रही, क्योंकि एक प्रेशर था, क्योंकि अंग्रेजों का उसमें एक कंडीशन भी थी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे जिसमें कि तमाम जाति धर्मों के तमाम लोगों को ध्यान में रख करके उसमें उनके अधिकार होंगे। क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो गोलमेज सम्मेलन एक बड़ी वो सभा थी जो भारत के संविधान को बनाने की, तो उसमें जो कंडीशंस जो तमाम वर्गों के लोगों को बुला करके वहाँ पर जो अधिकार दिए गए थे उन्हीं को उसमें भारत के संविधान में उन सबको पिरोना था। और नहीं, अभी आप बहुत दूर चले गए। अभी की स्थिति क्या है 2023 में? अभी आपको क्या दिख रहा है? नहीं, अभी तो पूरा दिख रहा है ना, संविधान खत्म करने के पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने। और जितने भी इनके जो कार्यक्रम आ रहे हैं या जितने भी ये कानून लेकर के आ रहे हैं, तमाम कानून भारत के संविधान के विरुद्ध ये लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने वो सुदामा रिजर्वेशन जो किया, 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर लागू किया, जबकि आर्थिक आधार पर कोई भी रिजर्वेशन के लिए संविधान में जगह नहीं है। लेकिन योजनाएं तो आर्थिक आधार पर ही बनती हैं, तो आप लोग बवाल क्यों करते हैं? नहीं, बवाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारा अधिकार क्या है, क्योंकि भारत के संविधान में SC ST से एक अलग वर्ग है जिसमें कि आर्टिकल 330 से 342 तक एक स्पेशल स्टेटस हर चीज दी गई है। और भारत के संविधान में जो आर्टिकल 15 और 16 का हिस्सा भारत का रिजर्वेशन है। आर्टिकल कौन सा बताया आपने? आर्टिकल 15, जिसमें कि है कि हमारे जो SC ST के लोगों को सार्वजनिक जगहों पे स्थलों पे जाने से नहीं रोकेंगे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16(4) जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है उसके आधार पे हमारा रिजर्वेशन है भारत का, उसमें हमारा तो रिजर्वेशन भी है, भेदभाव भी नहीं हो रहा, तब फिर आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, भेदभाव तो खूब हो रहा है, दबा के भेदभाव हो रहा है। आप क्या कह रहे हो कि भेदभाव नहीं हो रहा? आज भी हमारे बच्चों को, एक बच्चे को बताओ इसलिए मार दिया एक ब्राह्मण टीचर ने कि उसके मटके से पानी ले लिया उस दलित बच्चे ने, उसने पीट के मार दिया। आज भी हमारे लोगों की यहाँ शादी ब्याह होते हैं, हमारा दूल्हा अगर गांव देहातों में अगर वो घोड़ी पे बैठ के चला जाए तो उनको तकलीफ होती है कि घोड़ी पे कैसे बैठ गया भाई। मूछें रखने पे आज भी मारे जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की हत्या करके, उनके बलात्कार करके पुलिस उनको रात को 3 बजे उनकी बॉडी को भी जला देती है, परिवार को नहीं दे रहे हैं उनके घर को। पूरी तरह हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा FIR दर्ज नहीं होती है। तो इस तरीके से तो आप हमें कैसे कहोगे रिजर्वेशन की तो बड़ा सवाल ये है, संविधान को कैसे बचाएंगे? आप लोग तो खुद एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं। इस तरह से लगातार जिस तरह से बहुजन मूवमेंट जो चली है उसकी शक्ति आज दिखाई दे रही है कि लोग जागरूक हुए हैं, ताकत में आए। और ये जिस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत की जो सरकार थी, आने वाली सरकारें, उनको जो एक आदेश था कि इस संविधान को आपने लागू करना है, वो उन्होंने नहीं किया। और लेकिन उसकी वजह से आज हम 26 जनवरी 2023 को हमने कहा कि अब तो संविधान लागू करने की बात तो बहुत दूर की बात है, अब जो संविधान है उसको बचाने
बनाने की बात है, इसलिए हम 26 जनवरी को एक तरफ जहां वो परेड निकालेंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे, सैन्य शक्ति, वहीं दूसरी तरफ हम संविधान बचाओ, संविधान सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाएंगे कि संविधान को बचाना है। देखिए दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भारत 26 जनवरी ये मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 आप नहीं मनाते हैं? देखिए मनाते तो हैं, लेकिन हमारी भूमिका आपने कहा ये मनाते हैं। हाँ, मतलब यही इसलिए मैं कह रहा हूँ मनाते हैं, ये मनाते हैं, ये अपनी सैन्य शक्ति दिखाते हैं और पहले से परंपरा। आपने कहा ये, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, क्यों ब्राह्मणवादी मनुवादी, क्योंकि उसको लागू करते तो हम भी शामिल होते हैं ना उसमें। अब इन्होंने देखिए गणतंत्र का मतलब ये क्या कर रहे हैं, परेड दिखा करके अपनी शक्ति तो दिखाते हैं 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस संविधान की बात नहीं करते, संविधान लागू करने की बात नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? प्रियम्बल, अरे प्रियम्बल पढ़ा जाता है उस दिन, लोगों को जागरूक किया जाता है, संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाता है। अरे सर उससे काम नहीं चलेगा ना। आप ये बताइए कि इतने सारे लोगों में जब भारत के संविधान ने जब SC STs को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उत्थान करके बराबर ला करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात थी, आप बताओ ना 26 जनवरी को कि भारत के संविधान के ये अनुच्छेदों के आधार पे हमने ये कानून बनाए और ये हमने इन वर्गों को आगे उठाया। तो ये बताइए, अनुच्छेद जो आप बार बार बात करते हैं मूल अधिकारों की, आर्टिकल 12 to 35, हाँ। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल नहीं लागू है? एक भी लागू नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़े थोड़े के। दूसरी बात 16(4) रिजर्वेशन का जो हिस्सा था, भारत में जो रिजर्वेशन के ऊपर जो कानून बनना चाहिए था उसको लागू करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑल SC STs कैटेगरीज, क्योंकि एक SC ST जाति नहीं है, SC ST में बहुत सारी जातियां हैं, उन तमाम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कानून बनना चाहिए था उसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए था और उस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बना आज तक। क्यों कानून नहीं बना भाई रिजर्वेशन के ऊपर? जिसको जो मिल रहा है मिले जा रहा है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। बस कानून बने तो दिक्कत। अभी EWS को आरक्षण 10% दिया, आप लोगों के पेट में दर्द हो गया। नहीं, पेट में नहीं दर्द हुआ, हम कह रहे हैं कि वो संविधान में है ही नहीं ना आर्थिक आधार पे। वो तो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, जातिगत रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए रिजर्वेशन था, उसमें आर्थिक आधार नहीं था। और आपने आज की तारीख में 10% अलग से, एक तो 50% आप ऑलरेडी ले रहे हो और उसमें भी आपने 10% जनरल। तो क्या इंदिरा साहनी केस क्या प्रासंगिक नहीं रहा? नहीं बिल्कुल। देखिए हम ये कह रहे हैं वो एक अलग मैटर है, उस पर कल भी चर्चा हो रही है, परसों भी चर्चा हो रही है और उसमें कहा कि हमारे चीफ जस्टिस ने कहा भी है कि संविधान की जो मूल भावना है वो ध्रुव तारे के समान, जिस तरह से उन्होंने उस पर बात रखी है, चंद्रचूड़ साहब ने, हाँ उन्होंने इस पर बात की है ना। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत का जो वो तो इसलिए जो उस पर इंदिरा साहनी कि वो किस तरह से जो ये चेंज करते हैं उसको, उसके ऊपर जो अमेंड करते हैं संविधान को, उसके ऊपर वो चर्चा है। लेकिन हम तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 17 भारत के संविधान का सबसे मुख्य आर्टिकल, तो इम्प्लीमेंटेड, कुछ बात ही नहीं हुई। अरे अब अस्पृश्यता खत्म हो चुकी है। कहां से हो चुकी है? अस्पृश्यता तो आज और बड़ी है। जितना जातिवाद पढ़े लिखे लोगों में बड़ा इस देश के अंदर, शायद ही दुनिया के अंदर ये स्पेशल मिसाल है कि भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है छुआछूत अभी भी है, मिडिल क्लास छुआछूत अभी देश में है। छुआछूत तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। आज की तारीख में जो हाई फाई पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने घर में जब नौकर रखते हैं ना, ड्राइवर रखते हैं, चाहे वो खाना पकाने वाला रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, खाना पकाने वाला रखते हैं, या कोई काम वाला रखते हैं, तो उसकी जाति पूछ के रखते हैं। पता आपको कितने शर्म की बात है, आज डूब मरने की बात है उन पढ़े लिखे लोगों को जो वहां विदेशों में जाकर। यही बार बार अज्ञानी जी बार बार कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं जी। आप लोग कहते हैं जाति होनी चाहिए कि नहीं, क्या चाहते हैं आप? देखिए हम ये चाहते हैं कि हमें जो भारत के संविधान ने जो डायरेक्शंस दी थी, होनी चाहिए कि नहीं बताइए साफ साफ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत तब बताइए जाति जनगणना की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। यही दोहरा मानदंड है, यही दोहरा मानदंड नहीं है। यही आप लोग दिक्कत करते हैं। अगर जो 70 साल में 75 साल में इन्होंने संविधान को लागू कर दिया होता तो जाति अपने आप खत्म हो गई होती। जाति को आप खत्म नहीं करना चाह, आपने खत्म नहीं करने दी। आप ही लोग नहीं खत्म होने देना चाहते। हम इसलिए नहीं होने चाहते क्योंकि पहले हमारा अधिकार दे दो भाई, संविधान में जो लिखा है उसको लागू कर दो
और 10 साल और करके हमें शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से इक्वल करके दूसरे वर्गों के साथ हमें फिर आप रिजर्वेशन खत्म कर दो, हमें बराबर कर दो, फिर हम बन जाएंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम वो बनना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपको बैसाखी चाहिए, आरक्षण की बैसाखी चाहिए? बैसाखी नहीं, अधिकार 5000 साल से अधिकार मिला हुआ है पहले से। 27% ओबीसी, एससी को, एसटी को 7.5%, 14% एससी को, 22% SC ST का, 15% SC, 7.5% ST। वो आपने 22.5% आपने खुद ही तय करा, हमने नहीं करा, जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी तो क्या है, कोटा बढ़ाना चाहिए? 35% है हमारी पॉपुलेशन, हम कह रहे हैं कोटा नहीं, आप उसको लागू तो कर दो, 22.5% को ठीक से लागू तो कर दो। आपने सबसे खतरनाक बात, इन्होंने लागू तो छोड़ो, इन्होंने 1992 में नई आर्थिक नीतियां लाके, आपको पता है नई आर्थिक नीतियां, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इन तमाम चीजों की ला करके देश के वो संसाधन सरकारी क्षेत्र बेच डाले, सरकारी शिक्षा बेच दी, सरकारी। अरे वो मनमोहन सिंह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अरे तो ये तो मनुवाद का, हम तो कह रहे हैं मनुवाद की उपलब्धि है, तो हमारा तो ये फंडामेंटल राइट कभी चेंज नहीं होते। हम कह रहे हैं अगर आपने देश बेचा भी, आपने निजीकरण की नीतियां लाए भी, तो आपने हमारा जो वो रिजर्वेशन था वो निजी क्यों नहीं दिया? वो निजीकरण अच्छा था 91 वाला या अभी का निजीकरण? हमारा अल्टरनेट क्यों नहीं दिया? सेम है, वो सेम चल रहा है। देखिए 1992 में कांग्रेस की सरकार लेकर के आई निजीकरण की नीतियां, नई आर्थिक नीतियां, लेकिन उसी के ऊपर वो मोर्चा सरकार भी चली और बीजेपी की भी वो एनडीए की सरकार, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसने भी होटल बेचे, उसने भी सरकारी संस्थान बेचे। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसने भी 10 साल खूब बेचे, और अब मोदी जी आ रहे हैं, वो भी रेल बेच रहे हैं, वो भी एयर इंडिया बेच रहे हैं, वो भी सब बेच रहे हैं। तो हमारे रिजर्वेशन का क्या भाई? देखिए हमारा नुकसान कितना हो रहा है। एक तो हमारी नौकरियां जा रही हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में लागू होता है। एक तो हमारे 22.5% रिजर्वेशन नौकरियों में जा रहा है। दूसरा, जो सरकारी संस्थान से जो सरकारी खजाने में पैसा आता है, राजस्व आता है, हर साल SC ST का जो कंपोनेंट प्लान का हमारा पैसा आता है, हमारी शिक्षा का, हमारे स्किल्ड करने का, रोजगार व्यवसाय कराने का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराने के, हमारे घरों को बेहतर करने के, हमें पीने तक का पानी देने के लिए, वो पैसा भी लाला की जेब में जा रहा है। क्योंकि जब सरकार, कौन है लाला? ऐसा नहीं होगा। देश का लाला कौन? देश के लाले ये हैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला। एक मिनट, आप लोग बार बार कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। आपको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अंबानी, अडानी हमारे देश की शान है। मुझे अंबानी अडानी पे होना चाहिए या मुझे भारत के संविधान पे गर्व होना चाहिए? मुझे ये बताओ। मैं भारत के संविधान की वजह से यहां खड़ा हूं, और भारत के संविधान के विरुद्ध ये 4 लोग अरबपति हैं। आपको पता है भारत के संविधान ने डायरेक्टिव्स में कैसे विरुद्ध आर्टिकल 39 डायरेक्टिव्स पढ़ो भारत के संविधान का। वो ये कहता है भारत की सरकारों को कि भारत का जितना भी सरकारी ढांचा है, जितने भी हमारी संसाधन है, खनिज है, पदार्थ है, जितनी हमारी कामगारों की भूमिका, नहीं सारी, अरे सुन लीजिए सर, किस तरह से ये खिलाफ है 4 आदमी जो अरबपति बने, किस तरह भारत के संविधान का उल्लंघन है, चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे ये मौजूदा सरकार है। देखिए वो ये कहता है कि वो सारे जितना भी सरकारी संसाधन है उनका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ना हो कि चंद लोगों की मुट्ठी में आ जाए, उसका अरे तो वो खुद के दम पे बने हैं, उनके दादा परदादा कमा के गए, उनका बाप भी नहीं बन सकता अगर सरकारों की, अगर उनके पीछे हाथ ना हो। कौन जानता था अडानी को? आज दुनिया का नंबर 1 है। जब से सरकार आई है तब से लोग अडानी को जानने लग गए। कौन जानता था अडानी को? कोई नहीं जानता था। ये तमाम सरकारों, यही बोल बोल के कांग्रेस चुनाव हार रही है। नहीं चुनाव वो हारे, मेरे को थोड़ी चुनाव हारने की मेरे को चिंता है। मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता ये है कि उस अंबानी अडानी के जो अरबों रुपए का धन कुबेर बना दिया, उसमें SC ST का हिस्सा कहां है? मेरा हिस्सा कहां है भाई? मेरा भी रिजर्वेशन लागू करो, क्यों नहीं है? मेरे 22.5% हिस्सा चाहिए मेरे लोगों का। उसके अंबानी के उसमें भी चाहिए, भारत सरकार के उसमें भी चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन है रास्ता। कठिन ज्यादा नहीं है। बहन जी आ रही हैं अभी। कब आ रही हैं? आ रही हैं 2024। कहां आ रही, कब आ रही है? बिल्कुल भारत के नए बताइए, संसद में मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं ये मेरा आज आप इसको नोट करो। मैं कह रहा हूं भारत की जो पहली दलित मुख्यमंत्री इस नए ये जो संसद बना रहे हैं, उस संसद में बाबा साहब के संविधान से पहली भारत की दलित मुख्यमंत्री शपथ लेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, और देश की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुरू हो गया। तमाम भगदड़ मच गई उत्तर प्रदेश में, और भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश से होके आती है। भारत की दिल्ली की राज सत्ता का रास्ता पूरे देश से घूम के। लेकिन बहन जी आजकल सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं, कुछ सक्रिय जमीन पर दिखना चाहिए। गांव-गांव में, घर-घर में कैडर पहुंच रहा है। लगातार चल रहा है। मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी जाति के धर्म के, एक हवा चल गई, तूफान मच गया। चंद्रशेखर कहीं खेल न बिगाड़ दें बहन जी का। उनकी हमें चिंता नहीं है। देखो हम तो कह रहे हैं चंद्रशेखर को, मेरी राय है वो मैं छोटे भाई की तरह मानता हूं। छोटे हैं,
बड़े उसमें ठीक है, बड़ी संगठन चला रहे हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर बड़ा मानते हैं ना, बड़ा संगठन है। हाँ, बड़ा संगठन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इफेक्ट करने वाला नहीं है। मैं उनको कह रहा हूं, किसको इफेक्ट करेगा? मतलब इफेक्ट बहन जी को करने की कोशिश कर रहे थे, किसको करेगा? नहीं, किसको बहन जी को करेगा? करने की कोशिश कर रहे, करेंगे नहीं। लेकिन मैं उनको एक सलाह दे रहा हूं, मैं उनको, चंद्रशेखर रावण जी को, भाई हैं हमारे, हम सलाह दे रहे हैं कि 2024 में आप बहन जी को सपोर्ट करें, वहां निस्वार्थ, बिना भाव के, क्योंकि हम भी बिना निस्वार्थ कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। इस समय एक बिहार चल गई है, एक तूफान चल गया है वहां पर। 2024 से पहले इनके पैर उखड़ गए, नहीं तो मनुवादी ये बोलने वाले थे यहां पर अपनी कार्यकारिणी मीटिंग में दिल्ली में, ये बोलने वाले थे कि मुस्लिमों के भी घर जाओ, ये बोलने वाले बहन जी ने आज बहन जी ने इनके पैर उखाड़ दिए। बहन जी में दम तो है, इनका विकेट उखाड़ेंगी 2024 के चुनाव में, और हमारा संविधान, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप देश को। मैं बता रहा हूं आपको, 2024 में हमारे संविधान बचाएगी बहन जी, और इस देश में हम लागू करेंगे अपने भारत के संविधान को, अपना हिस्सा लेंगे और सबका देंगे। हम ये नहीं करेंगे जो जिसका जितना हिस्सा है पूरा मान सम्मान। देखिए अभी लोग क्यों भगदड़ मच गई, क्योंकि जब बहन जी फुल फ्लैश मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। वहां पर भाग खड़े हुए एक से एक गुंडे मवाली, पूरे उत्तर प्रदेश की उन्होंने छोड़ दी वो सीमा रेखा, सारे लोग सुखी थे। हमारी बात गंभीर मुद्दे से शुरू हुई थी, मैं फिर से आखिर में वही आना चाहूंगा। संविधान की बात आपने की और उसकी सुरक्षा की बात की, लेकिन आजकल लोग कितने अवेयर हैं संविधान को लेकर, उनको क्या कहेंगे? जिन्हें आपको तो बहुत माशाल्लाह बहुत पता है, सब आर्टिकल भी आपको पता है, लेकिन उनको क्या कहेंगे जो संविधान से बहुत दूर हैं, सिर्फ नाम सुनते हैं संविधान कोई चिड़िया है? सर दुख की बात यह है कि वो आदमी संविधान के विरुद्ध बोलते हैं कि संविधान बेकार है, कि जिनको संविधान को जिन्होंने अपने जीवन में उलट पलट के भी नहीं देखा, उसको पढ़ना तो दूर की बात है। परसों नरसों में एक रिक्शे में जा रहा हूँ, एक रिक्शे वाला कह रहा, बातचीत हुई कि ये संविधान तो खराब है ये, तो मैंने उसको पूछा भाई तुमने पढ़ा है? बोला पढ़ा तो छोड़ो, हमने देखा भी नहीं है। तो मैंने तुझे किसने कहा कि खराब है ये? वो खुद मजदूर आदमी, क्योंकि ऐसे प्रचार चले। और जब मैं संविधान चालीसा जो मैं चलाता हूं उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे बैठे होते हैं। जब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या भाई आप में से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है, उसमें से मुझे एक दो के अलावा हाथ नहीं दिखाई देते। आज भी 95% लोगों ने। तो कैसे लागू होगा? वो जो पुलिस का अधिकारी बैठा है, इंस्पेक्टर बैठा है, उसको उसकी मूल भावना नहीं पता भारत के संविधान की, तो वो कैसे एक गरीब आदमी को कैसे न्याय के लिए कैसे रिपोर्ट लिखेगा? तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता। इसीलिए चंद लोगों ने पूरे देश में रूमर फैला दिया कि संविधान खराब है, इस संविधान खराब है, इसका ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र की बात चिल्ला रहे हैं मंचों पर कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और लोग मान रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हो। जिस महान संविधान की शक्ति से आज मैं बोल रहा हूं, ये कपड़े पहने हैं, ये मैं बढ़िया सारी जीवन जी रहा हूं, न्याय मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, समानता मिल रहा है, और मुझे अधिकार मिल रहा है कि अगर मुझे कोई भी कुछ कहे तो मैं जाके उनके खिलाफ केस दर्ज करा सकता हूं। इतना बड़ा प्रोटेक्शन इस संविधान से, और मेरे लोग उसी संविधान को तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए देखिए हम इसको लड़ेंगे, और इसीलिए 26 जनवरी को हमने 26 जनवरी 2023 को हमने कहा कि संविधान सुरक्षा दिवस इसको मनाएंगे। और अगला एक साल अब बचा है उसमें, युद्ध में, आने वाले चुनाव में, और एक साल में हम लड़ेंगे और बहन मायावती जी को शक्ति देकर के प्रधानमंत्री बना के अपना संविधान बचाएंगे। तो चलिए कुछ बातें मैं ऐड कर देना चाहूँगा। 26 जनवरी बहुत खास दिन है, और आपको पता होगा दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिमार्पित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन आज भी आरोप लग रहे हैं, अज्ञानी जी कह रहे हैं कि संविधान लागू नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। संविधान की सुरक्षा की बात होती है, और आप कितने सहमत हैं ज्ञानी जी की बातों से? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।